बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की बायोलॉजी के लेक्चर्स की, जिसका फ़र्स्ट लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपडेट हो चुका है। आज इसका सेकंड लेक्चर है। हमने होम्योस्टेसिस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसको हमने पहले लेक्चर एक हो चुका है और दूसरा जो लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे आज कंट्रोल सिस्टम को, लिविंग कंट्रोल सिस्टम, जो कि होम्योस्टेसिस का एक कंट्रोल सिस्टम होता है, और साथ ही साथ हम कवर करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म को। ये दोनों टॉपिक इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर से इसको रिलेट कर दूं, क्योंकि थोड़ा इससे भी रिलेटेड है ये लेक्चर। तो उसमें हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस क्या चीज़ होती है, उसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस जो है वो प्रोसेस क्या है, मैकेनिज़्म क्या है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी कि इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी कि दो इन्वायरमेंट हैं। एक है इन्वायरमेंट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और दूसरा इन्वायरमेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, दो इन्वायरमेंट है। अब हमने इन दोनों के दरमियान बैलेंस रखना। होम्योस्टेसिस है ही ये चीज़ कि आपने दोनों इन्वायरमेंट्स के दरमियान एक बैलेंस होगा। उस बैलेंस को हम कहते हैं, ये क्या है जी? होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस क्या था जी? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस टेकिंग प्लेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। सिंपली मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें उस वो एक अलग इन्वायरमेंट है, और बाहर जो इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो अलग इन्वायरमेंट है। तो बाहर के इन्वायरमेंट में चेंजेस आती रहती हैं टेम्परेचर के हिसाब से, वाटर के हिसाब से। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाना है। किस चीज़ से बचाना है? जो वाइड वैरायटी ऑफ चेंजेस बाहर के इन्वायरमेंट में आ रही हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रही हैं, उनसे हमने बचाना है। तो इस सारे प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कंट्रोल सिस्टम की तरफ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। कंट्रोल सिस्टम क्या है जी? होम्योस्टेसिस जो वर्क करता है, जो काम करता है, जो बैलेंस करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, वो किस बेस पे करता है? वो कंट्रोल सिस्टम की बेस पर ही करता है। अब कंट्रोल सिस्टम क्या है जी? कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बैलेंस करेगा इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान एक बैलेंस पैदा करेगा। ठीक है जी, चेंजेस जो हैं उनको उनके हार्म से इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाएगा। अब ये जो कंट्रोल सिस्टम है इसके तीन है कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है जी रिसेप्टर, इसको हम सेंसर भी कह सकते हैं, मतलब रिसेप्टर है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो कंट्रोल सेंटर है, एंड द थर्ड वन इज़ इफेक्टर। तीन कंपोनेंट हो गए, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी रिसेप्टर का। अब हुआ ऐसे कि चेंज आया कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं उन्होंने उस चेंज को डिटेक्ट किया, उस चेंज को मॉनिटर किया, उसको पहचाना, उस स्टिमुलस को या चेंज को जो भी था, और उन्होंने सिग्नल सेंड कर दिए किसको? कंट्रोल सेंटर को, कि वो एक्शन ले। ठीक है, ए कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सेंटर दैट मॉनिटर्स और डिटेक्ट और चेंज detect the change and sends the signals to the control center to take action। ये था जी हमारा रिसेप्टर, कि उसने माहौल में जो भी तब्दीली आई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी तब्दीली आई, चेंजेस आए, उसको डिटेक्ट किया, और डिटेक्ट करने के बाद सिग्नल्स जो थे वो अगले कंपोनेंट की तरफ भेज दिए, और हमारा अगला कंपोनेंट है जी कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर ने क्या काम किया है जी? कंट्रोल सेंटर ने सिंपल सा काम किया है। उसने वो जो उसको सिग्नल आया था पीछे चेंजेस का, कि हमारे बाहर के माहौल में चेंजेस आ गए हैं, तो उसने आगे क्या किया जी? उसने ऑर्डर इशू किया किसको? कि उसको इफेक्टर को, कि वो अपना रिस्पॉन्स दे, उस चेंज के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स जनरेट करे। ये था काम कंट्रोल सेंटर का। उसने आगे ऑर्डर इशू किया कि जो इफेक्टर है वो अपना काम करे। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है जी इफेक्टर। इफेक्टर ने क्या किया? इफेक्टर ने अपना रिस्पॉन्स शो किया, उस स्टिमुलस के हिसाब से, उस चेंज के हिसाब से अपना रिस्पॉन्स शो कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उस एग्जांपल से आप इन तीनों कंपोनेंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक इंटरनल इन्वायरमेंट जो मेरे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है और बाहर एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। हुआ कुछ यूँ कि मैंने अपना हाथ किसी गर्म चीज़ पे रख दिया। आपकी आसानी के लिए मैं समझा रही हूँ कि मैंने अपना हाथ किसी गर्म चीज़ पे रख दिया, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जी जो है टेम्परेचर ज़्यादा है और कोई गर्म चीज़ मेरे हाथ पे लग गई है। अब मेरे हाथ पे जो स्किन थी वो उसने सेंसर का काम किया, रिसेप्टर का काम किया। उसने टच का जो है वो सेंसेशन से उसने फ़ील किया कि स्टिमुलस कोई आया है, ठीक है। उसने आगे ये चीज़ में सिग्नल जो हैं वो नर्व्स के ज़रिए सेंड कर दिए, किसको, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमारा कंट्रोल सेंटर था, ठीक है। कंट्रोल सेंटर जो था उसने ऑर्डर इशू किए, किसको, इफ़ेक्टर को ये ऑर्डर इशू किया कि फ़ौरन से हाथ पीछे खींच लो। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसेप्टर का क्या काम है, कंट्रोल सेंटर का क्या काम है और इफ़ेक्टर का क्या काम है। अब मैं मज़ीद इसको क्लियर कर देती हूँ कि जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंसर्स होते हैं, जैसे कि कीमो रिसेप्टर हो गया, फोटो रिसेप्टर है और मैकेनो रिसेप्टर है। सेकंड जो कंपोनेंट कंट्रोल सेंटर जो है वो हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती हैं जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ऑर्डर इशू करते हैं। और थर्ड जो आखिरी कंपोनेंट है वो क्या है जी, इफ़ेक्टर क्या चीज़ होती है, मसल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, तो मसल ने क्या किया था, फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट किया था और अपने हाथ को पीछे की तरफ मूव कर दिया था, तो वो इफ़ेक्टर था। तो इफ़ेक्टर या मसल्स हो सकते हैं या फिर ग्लैंड्स हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें थी हमारे कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स की। अब हमारा कंट्रोल सिस्टम किसी भी होम्योस्टेसिस में किस तरह से काम करता है, थर्मो रेगुलेशन की अगर बात कर लें तो बाहर चूँकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 टेम्परेचर है, ठीक है। ये एक सेट टेम्परेचर है और इतना ही रहता है। बेशक बाहर का टेम्परेचर जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारा जो है, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, लेकिन हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो यही रहता है, इसी रेंज में रहता है, ठीक है। तो इसको चेंज नहीं करना होता। अब इसी को तो हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, कि हमारे बॉडी ने अपने जो टेम्परेचर है बॉडी का वो उसको रेगुलेट किया हुआ है। रेगुलेट किस तरह से किया है जी, बाहर फ़र्ज़ करें आपका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा हो गया है, इंक्रीज़ हो गया आपका टेम्परेचर। तो जब इंक्रीज़ हुआ है तो सिग्नल्स डिटेक्ट हुए हैं कि जो है बाहर का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो चुका है। सिग्नल्स कहाँ गए, कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर ने एक्शन लिया कि कूलिंग सिस्टम को, कि अब वो कूलिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो भी इसके उलट एक्शन होगा, और अगर बाहर का टेम्परेचर कम भी है तो भी हमारे इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। ये कहलाती है चीज़ जी होम्योस्टेसिस, और इस तरह से ये कंट्रोल सेंटर या कंट्रोल सिस्टम काम करता है। अब बात आ जाती है जी फीडबैक मैकेनिज़्म की। फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है जी, डिटेक्ट किया चेंज को, सिग्नल को डिटेक्ट किया, किसके लिए, इफ़ेक्टर्स के रिस्पॉन्स के लिए। तो ये सारा जो सीरीज़ है ये क्या कहलाएगी, फ़ीडबैक मैकेनिज़्म। देखें ना, फ़ीडबैक होता है कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई काम करते हैं तो उसकी हमें फ़ीडबैक मिलती है। तो सेम इसी तरह से ये सीरीज़ होती है कि उसको डिटेक्ट किया है, चेंज को या स्टिमुलस को आगे कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाया, कंट्रोल सेंटर ने आगे किस तक पहुंचा दिया, इफ़ेक्टर तक। तो ये क्या कहलाएगा, फ़ीडबैक मैकेनिज़्म। अब इसकी एक और टर्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि फ़ीडबैक है लेकिन नेगेटिव है, उलट है, इन्वर्स है, ऑपोजिट है। तो इसमें क्या होगा कि इफ़ेक्टर का जो रिस्पॉन्स है वो इन्वर्स होगा। यानी कि अगर एक्सटर्नल, जैसे ना देखें स्टिमुलस था, स्टिमुलस में ये था कि बाहरी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा था, ठीक है, इंक्रीज़ इन टेम्परेचर का स्टिमुलस था। तो कंट्रोल सेंटर ने इशू ऑर्डर किया और हमारा जो कूलिंग का इफ़ेक्टर का रिस्पॉन्स है वो कूलिंग की सूरत में आया, यानी कि इन्वर्स रिस्पॉन्स आया। बाहरी टेम्परेचर ज़्यादा था लेकिन हमारे जो इफ़ेक्टर ने काम किया वो उसने कूलिंग सिस्टम पे काम किया और कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया। तो ये एक इन्वर्स था रिस्पॉन्स, उलट था, ऑपोजिट था। इसलिए हम इसको कहेंगे ये क्या है जी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे, मेन कॉन्सेप्ट्स जो आज हमने डिस्कस करना थे। आज हमने ये डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जी इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और पूरा ये कोर्स हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम ऑस्मो रेगुलेशन कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।